प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं आर्यनीय सिद्धांत। और आर्यनीय सिद्धांत से हम आर्यनीय समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। चलिए देखते हैं हम आर्यनीय सिद्धांत के बारे में। देखिए, ये सिद्धांत आर्यनियस ने अपनी समीकरण में व्यक्त किया और इन्होंने समीकरण के लिए एक संबंध दिया और वो संबंध था बेगनीयतांक, आर्यनियस गुणक, सक्रियण ऊर्जा तथा परम ताप के मध्य संबंध था। इस संबंध को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। K बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये E की पूरी पावर है। ये E की क्या है? पावर। अब देखिए यहाँ पर कौन सी राशि क्या क्या है। K यहाँ बेगनीयतांक है, ए यहाँ पूर्व चर घातांक की गुणक है जिसे आर्यनियस गुणक और आवर्ती गुणक भी कहते हैं। ई ए यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा है, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है यानी गैस स्थिरांक है, टी यहाँ पर परम ताप है। ये आर्यनियस ने एक संबंध स्थापित किया, हम इसे ही आर्यनियस की समीकरण कहते हैं। तो आपसे अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि आर्यनियस की समीकरण लिखिए तो आपको ये समीकरण लिखनी होगी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 का लघु गुणक लेने पर हम इसका नेचुरल लॉग लेते हैं। तो नेचुरल लॉग लेने पर ये ln k हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर a भी है और e भी है। जब इसका नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये घात हट जाती है और पावर ऐसे कैसे आगे आ जाती है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये इनटू में है तो लॉग लेते समय इनटू किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। और ए का जो नेचुरल लॉग होगा वो कैपिटल ए होगा। आप सभी ये भी जानते हैं कि ln इक्वस टू होता है 2.303 लॉग। बेस 10 होता है, आप लगाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नेचुरली ये ऑलरेडी बेस 10 ही मानते हैं इसको। चलिए, तो बेस 10 अभी हम हटा देते हैं। तो यहाँ ln की जगह पर क्या लिख देंगे? 2.303 लॉग के इक्वस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 लॉग ए। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। आप इसको 2.303 से डिवाइड कर दीजिए, से विभाजित करने पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, आप डिवाइड करेंगे तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो केवल क्या बचेगा? यहाँ पर लॉग के बचेगा। यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि 2.303 आर 1/t प्लस ये यहाँ भी 2.303 हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? लॉग ए। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन एक सरल रेखा की समीकरण है जिसका ढाल विपरीत दिशा में चला जाता है, निगेटिव ढाल बोलते हैं। अगर आप कंपैरिजन इसका करें y बराबर mx प्लस सी, यानी कि आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लॉग के और 1/t के मध्य, तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये लॉग के और ये 1/t। तो आपका जो ग्राफ है इसका स्लोप ऐसे आ जाएगा। लेकिन इसमें ये जो c है ये किसके इक्वल है? log a के। तो ये अंतःखंड होता है, ये log a है, ये अंतःखंड है। आगे बात समझ में? अब इसका टेन थीटा, इसका जो टेन थीटा है जिसको अपन ढाल बोलते हैं, वो निगेटिव में है। और वो निगेटिव में क्या है? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर है। इस ढाल की मदद से आप सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं।
ढाल की मदद से आप सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। तो सक्रियण ऊर्जा ये बराबर -2.303 R इंटू ढाल tan थीटा हो जाएगा। यानी कि आपको अगर ढाल दे रखा हो तो आप यहाँ से सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी आपके लिए, न्यूमेरिकल में। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना आप ढाल की मदद से tan थीटा निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट ढाल दे रखा हो तो इजी गोइंग में आप सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ केवल R का मान रखेंगे। R का मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पहले भी मैंने आपको ये समझाया, पहले वीडियो में मैंने इसको समझाया था। अब वापस से मैं आपको भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न वेगनीयतांकों के लिए आरएनए समीकरण बता रहा हूँ। अलग अलग ताप पर देखिए, माना कि T1 ताप पर वेगनीयतांक K1 है और T2 ताप पर वेगनीयतांक K2 है। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, log K1 इक्वस टू -A/2.303 R 1/T1 प्लस log A। इक्वेशन नंबर 3, जो भी आप इक्वेशन दे रहे हैं वो तो आप देखिएगा। ऐसे ही log K2 बराबर क्या हो जाएगा, -A/2.303 R 1/T2 प्लस log A। इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दीजिए। इक्वेशन अपने हिसाब से दे रहे हैं। अब समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 कर दीजिए। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, log K2, ये LHS पद है तो दोनों LHS को आप ऐसे घटा देंगे इक्वस टू। अब आप पहले ये पद लिखेंगे -EA/2.303 R 1/T2 प्लस log A। अब इसमें से किसको घटाएंगे, इस वाले पद को घटाएंगे। अब घटाएंगे तो माइनस साइन आएगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है, ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 1/T1। और ये प्लस था, ये किस में बन जाएगा, माइनस में। अब आप देखिए, इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गए दोनों। अब आप देखिए log K2 माइनस log K1 ये किसके बराबर होता है, log K2/K1 के इक्वल होता है, इक्वल टू। अब आप यहाँ क्या देखेंगे, ये राशि पॉजिटिव में है, ये राशि नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव वाली को हम आगे ले लेंगे, नेगेटिव वाली को पीछे ले लेंगे। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, EA/2.303 R, तो इसको बाहर ले लेंगे, EA/2.303 R। ठीक है, हमने कहा कि पॉजिटिव राशि को हमने आगे लिया है, तो आगे क्या है, 1/T1 इससे जुड़ा हुआ। फिर ये नेगेटिव वाली थी, इससे जुड़ा हुआ क्या है, 1/T2। ये भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न वेगनीयतांकों के लिए आरएनए समीकरण आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है न्यूमेरिकल के पर्पस से, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए आप T1 T2, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये और मॉडिफाई हो गई इसकी इक्वेशन। तो ये आरएनएस समीकरण कहलाती है भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न वेगनीयतांकों के लिए। आप इसकी मदद से भी सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको इस इक्वेशन के बेस पर भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। न्यूमेरिकल की क्लास हमारी जल्दी ही लगेगी और उसके लिए अलग से पूरे लेसन के लिए वीडियो बनेगा जिसमें हम न्यूमेरिकल क्लास लेंगे। इस लेसन में से न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है न्यूमेरिकल पर्पस से। जो भी न्यूमेरिकल आपको बताएंगे उसको आपको ध्यान देना है।
चलिए इसी से ही जुड़ा हुआ इस लेसन का जो टॉपिक है वह है सक्रियण ऊर्जा, जो बार बार यूज हो रही थी। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन सुनिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को दी गई वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, जिसे ई से बताते हैं। इस डेफिनेशन को और थोड़ा समझ लीजिए। आपके पास पहले दहलीज ऊर्जा थी सही, अब उससे थोड़ी सी अतिरिक्त ऊर्जा अगर आपको मिल जाएगी तो वो क्रियाकारक से उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होगी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होगी। और ये जो सक्रियण ऊर्जा होती है ये होती है दहलीज ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की ऊर्जा का अंतर, E बराबर E माइनस ई आर। ये सक्रियण ऊर्जा है, E क्या है, अभिकारक अणुओं की दहलीज ऊर्जा है, और ये अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा है। इन दोनों का डिफरेंस किसके तुल्य है, सक्रियण ऊर्जा के तुल्य है। अब देखिए सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा प्रभावी संघटकों का अंश उतना ही अधिक होगा और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक हो जाएगा। अब हम एक अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं और उसमें संक्रमण अवस्था को समझते हैं। देखिए आपके पास एक अभिक्रिया है जिसमें AB की रिएक्शन C से हुई, ये अभिकारक अणु है। अब पहले तो क्या करेंगे, ये एक संक्रमण अवस्था प्राप्त करेंगे, सक्रियण ऊर्जा को ग्रहण करके ये संक्रमण अवस्था प्राप्त करेंगे। ये अभिकारक है, ये संक्रमण अवस्था है, और अंततः क्योंकि ये अस्थायी अवस्था होती है और ये बाद में उत्पाद बना देंगे, ये उत्पाद बना देते हैं। इस प्रक्रिया को मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ और बेटर समझ में आएगा आपको। मैं स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के मध्य ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो देखिए ग्राफ ऐसा आता है, ये ई रिएक्टेंट है, ये ई प्रोडक्ट है, ये सक्रियण ऊर्जा है, यहाँ AB प्लस C ये अभिकारक है। अब देखिए ये क्रियाकारक अणु इतनी सक्रियण ऊर्जा को ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन यह एक अस्थायी अवस्था होती है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनने लगते हैं। ये संक्रमण अवस्था है, ये वाली संक्रमण अवस्था है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये बाद में किस में परिवर्तित हो जाते हैं, इस संक्रमण अवस्था के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब यहाँ जाकर क्या बच जाएगा, A प्लस BC का निर्माण हो जाएगा, ये उत्पाद है। ये क्रियाकारक की ऊर्जा है, ये उत्पाद की ऊर्जा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम अभिक्रिया की एंथैल्पी डेल्टा H से बताएंगे। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ भी चुका है, ये ग्राफ दिया था, उसमें ये x बता दिया था, ये y बता दिया था, और कहा गया था
पहले x व y को पहचानिए तथा दोनों की परिभाषा दीजिए। यानी कि कुल मिला के सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा और अभिक्रिया की एंथैल्पी की परिभाषा यहाँ पर पूछ ली गई। इसलिए बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, शब्दों को डीपली समझना पड़ेगा, तब ही जाकर आप ऐसे टॉपिकों को समझ सकते हैं। ये ओवरऑल हमारा पार्ट होता है सक्रियण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था का। चलिए एक टॉपिक और बच गया था, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करने का तरीका। अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करने का तरीका, इससे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करने का तरीका। चलिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। देखिए अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करने के लिए सबसे पहली बात तो इन्हें तात्क्षणिक वेग के रूप में व्यक्त करें। पहली बात वेग के रूप में व्यक्त करें, ठीक। दूसरा पॉइंट ये क्रियाकारकों के लिए तात्क्षणिक वेग ऋणात्मक रूप में दर्शाए, क्योंकि अपन जानते हैं क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है। और उत्पादों के तात्क्षणिक वेग को प्लस चिन्ह के साथ दर्शाए, क्योंकि हम जानते हैं समय के साथ उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ क्रियाकारकों के वेग व धनात्मक चिन्ह के साथ उत्पादों के वेग दर्शाए। थर्ड पॉइंट, सभी वेगों के मध्य बराबर का चिन्ह आएगा। ऐसा नहीं कोई प्लस लगा दे कोई माइनस लगा दे, बराबर का चिन्ह आएगा। सभी वेग एक दूसरे के बराबर होंगे। अभी एग्जाम्पल से समझा देंगे। चौथा पॉइंट, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति को हर के रूप में दर्शाएंगे। अंश और हर होता है तो हर नीचे लिखा जाता है। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति को हर के रूप में व्यक्त करें। अब ये चीज़ आप एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। a + b से बना है 2c, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को आप अभिक्रिया की वेग के रूप में व्यक्त करिए। तो देखिए कैसे करेंगे। r बराबर -dA/dt, ये क्रियाकारक था इसलिए माइनस चांद लगाया। अब मुझे अब यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा, बराबर। सभी अभिक्रिया की वेग के मध्य आप क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह। तो यहाँ क्या लिख देंगे, फिर -dB/dt, फिर बराबर। अब यहाँ रस समीकरण मिति 2 आ चुकी है। इनकी तो 1 थी, इसलिए इनको लिखने की नीड ही नहीं है। अब यहाँ 2 है और उत्पाद है तो 1/2 dC/dt, और पॉजिटिव साइन ही रहेगा। इस तरीके से कोई भी अभिक्रिया होती है उसकी रस समीकरण मिति को हम ऐसे व्यक्त करते हैं और अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया हेबर विधि का। इसके लिए आप अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। r बराबर -dN2/dt
dt बराबर -1/3 dH2/dt बराबर +1/2 dNH3/dt। ओके, इस तरीके से आप अभिक्रिया के वेग को व्यक्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अब आपके लिए न्यूमेरिकल क्लास लेके आएंगे, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके बारे में स्टडी की जाएगी। थैंक यू।